नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी और अभिषेक। भारतीय बाजार शुरुआत तो अच्छी होती हुई दिखी, लेकिन अब दिवाली से पहले इस वक्त अगर क्लोजिंग ट्रेड के दरमियान बाजार का हाल देखेंगे तो कह सकते हैं कि सुस्त कारोबार बाजार झेलते हुए 24,300 के ही इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हुआ इस वक्त देखिए 24,400 इनफैक्ट देखिए रिकवरी आती हुई करीब 66 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज अब देखेंगे। एक बार बैंक निफ्टी को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजे आते हुए दिखे और उसका एक असर अभी जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले सिप्ला के नतीजे आए जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे थे। उन नंबर्स पर भी आगे एक्सपर्ट की राय लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए फिलहाल अगर देखेंगे बाजार में मिला जुला कारोबार, शुरुआती सेशन काफी अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा संभलने की कोशिश। और इस वक्त अगर आप देखेंगे फेडरल बैंक के अच्छे नतीजों ने बाजार में कह सकते हैं कि एक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम दिया। अच्छी तेजी के बाद हमने देखा काफी शानदार नंबर्स थे और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन आने वाले एक घंटे में सिर्फ बाजार का हाल ही नहीं, इसके अलावा धनतेरस के मौके पर दुनिया भर के देश भर के बाजारों में किस तरह से खरीदारी का माहौल चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, जायजा लेंगे, क्योंकि धनतेरस तो मौका ही ऐसा है। गोल्ड, सिल्वर, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, इन सारी चीज़ों की खरीदारी आज के दिन लोग करते हैं। तो देश में किस तरह से धनतेरस की धूम मची है इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन फिलहाल बाजार का हाल जैसे कि आप देख रहे हैं आखिरी घंटे में कहाँ पर आपको रणनीति बनानी चाहिए, इस पर आप फोकस करते हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, वैसे तो दिवाली की धूम है, फेस्टिविटीज है, लेकिन बाजार देखिए मिले जुले ही ट्रेंड दिखा रहे हैं। नतीजों का एक एक्शन है जो कि यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल मानसी, जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं बाजार उनको पॉजिटिवली रेट कर रहा है, लेकिन जहां पर भी थोड़ी निराशा हो रही है वहां पर पिटाई भी हो रही है शेयरों की। आज हमने मारुति सुजुकी के आंकड़ों में यही देखा है कि अनुमान से वीक नंबर्स आए हैं और 5-5.5% ये शेयर नीचे है। दूसरी साइड में अगर हम देखेंगे तो आईसीसी बैंक कल भी चला तेजी रफ्तार से और आज भी चल रहा है और बाजार को लीड भी कर रहा है। तो आज एक ही में बैंकिंग, बीएफएसआई अगर हम पूरा बोल दें, अगर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये तीनों के तीनों सेगमेंट में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। हालांकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में हल्के हल्के से गेन्स हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जो शेयर है बाजार में वो आपको चढ़ने वाले दिखाई देंगे। 1350 शेयर ऊपर हैं और उसके मुकाबले करीब 1180-85 शेयर कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। 24,440 तक आज निफ्टी पहुंचा, यानी कि दिन के निचले स्तर से करीब 300 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है। हालांकि एक सेगमेंट आज बहुत ज़्यादा कमजोर है, वो है ऑटो का। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, एमएनएम। निफ्टी के टॉप 10 लूजर्स में से 5 जो हैं ऑटो शेयर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अच्छे संकेत निफ्टी बैंक से हैं कि आज हमने 52,200 का भी आंकड़ा पार कर लिया और ये सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंकों का कह सकते हैं कि मिला जुला एफर्ट रहा है बाजार को भी ऊपर लेकर जाने में। हालांकि इंडिया विक्स आप देखिए थोड़ा ऊपर एलिवेटेड है, बावजूद इसके बाजार में हम तेजी देख रहे हैं। 2-2.25% ऊपर इंडिया विक्स से 14.5 के आसपास के स्तर है। थोड़ा सा एफएनओ के डेटा को समझ लेते हैं डिम्पी। आज दूसरा सत्र तेजी का और रिकवरी बड़ी अच्छी आई है लोअर लेवल से। आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम सस्टेन कर पाएगा? देखिए, लास्ट के अगर आप एक घंटे का ट्रेड देखेंगे तो निफ्टी अभी अभी हरे निशान में पहुंचा, यानी कि 70 पॉइंट ऊपर, लेकिन उसका ज़्यादातर समय आज नीचे था। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो उसने एक बार भी आज लाल निशान नहीं दिखाया और आज फिर से 1000 पॉइंट जोड़े, कल से भी ज़्यादा जोड़े। तो कल भी 1000 पॉइंट नहीं थे बैंक निफ्टी के पास, जो उसने आज 1000 पॉइंट जोड़ के ये बात प्रूव की है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, बहुत ज़बरदस्त कवरिंग कर रहा है। और सुबह भी हमने आपके सामने एक पॉइंट रखा था, आपको 2 नंबर याद दिलाए थे, अगर आपको याद हो तो आप उसको ज़रा देखिएगा ज़रूर। वो था 51,800। 51,800 तक तो मार्केट थोड़ा डर के ऊपर आ रहा था, लेकिन 51,800 से 52,200 तक, 300 तक पहुंचने में उसने बामुश्किल से आधा घंटा लिया। जिस 500 या 600 पॉइंट को कवर करने में पूरा दिन निकाल देता, उस 500 से 600 पॉइंट कवर करने में बामुश्किल से बैंक निफ्टी ने आधा ही घंटा लिया। कहने का मतलब यह है कि उस लेवल्स पे आके एक जंक्शन था और वहां से पार होते ही मार्केट एक अच्छी दिशा में आ चुका है। सुबह हमने आपको एफआईस का नंबर भी बताया था कि 40% है और अपने बैक टेस्टिंग फार्मूले से ये भी बताया था कि जब भी 30-40% हो तो धीरे धीरे करके ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड कैसे करना है सुबह भी हमने आपको गाइड रखा था। आते एक और पॉइंट पे, इंडिया विक्स अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। इंडिया विक्स अभी भी 2% है, यानी कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उस चीज़ को अभी भी पूरी तरह से डर और जिसे कहते हैं ना भय का माहौल ख़त्म नहीं हुआ। एक बड़ा इंडाइसिस तो आ चुका है 51,800 के ऊपर, लेकिन दूसरा 24,800 के लिए भी थोड़ा तरस रहा है।
थोड़ा बहुत देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी 400 पॉइंट कोसो दूर है, यानी कि 400 पॉइंट दूर दिख रहा है अभी मेरे को। तो इसलिए जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक करते जाना, वॉल्यूम कम करते जाना, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप कल HDFC माफ़ कीजिए ICICI बैंक को पूरा क्रेडिट दे रहे थे कि देखिए ICICI बैंक चल रहा और HDFC नहीं चल रहा था, तो 1 मिनट के लिए जरा HDFC दिखाएंगे स्क्रीन पर, आप सिर्फ HDFC बैंक दिखा दीजिए। जो वेटेज वाले शेयर है इसको इग्नोर ना कीजिएगा। मैं तो कई बार आपके सामने बात रख भी चुका हूँ कि बैंक निफ्टी के नीचे आप 4 शेयर ज़रूर लगा के रखो। फर्स्ट HDFC, सेकेंड ICICI, थर्ड कोटक और फिर इंडसन। इन चारों बैंकों का क्लोजली ट्रैक करो। HDFC दिखाओ प्रोड्यूसर साहब। HDFC बकायदा डेज हाई पे आने के साथ बैंक निफ्टी को भी 1000 पॉइंट से ऊपर लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब अपनी स्क्रीन पर इस समय देख भी पा रहे हैं। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि आज मार्केट के अंदर रिदम ज़्यादा ठीक है। बैंकिंग की कल भी जैसे ठीक थी, निफ्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल कीजिएगा। 24,800 जिस दिन निफ्टी का भी आ जाएगा, ये भी आपको उसी तरह से चल के दिखाएगा जैसे बैंक निफ्टी चला है। रुचित जैन, ओशो कृष्णन, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन दोनों मेहमानों से मैं बातचीत करूं, एक मैं कॉल आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ा उसके लिए मेरे मन में आज गिल्ट भी है, लेकिन उसके लिए मेरे मन में आज बहुत एक तसल्ली भी है कि हमने टाइमली आपको नोटिस कराया था। बैंक निफ्टी की 51,500 वाली कॉल सुबह हमने आपको आमने सामने करके दिखाई थी, कॉल और पुट, और हमने आदित्य से बात पूछी भी थी, आदित्य अग्रवाल से, कि भाई आप बताइए। उन्होंने कहा था कि 51,500 की कॉल ले लो। पता उस समय रेट कितना था? 170 रुपये का रेट था। अब इसका रेट 800 रुपये का रेट है। परसेंटेज में 350% है। गुना में करीब 4 गुना हो गया पैसा, 4 गुना, 4 टाइम्स पैसा। 9 साल में कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग पैसा डबल होता है FD रेट के अनुसार। 4 गुना एक ही दिन में यहाँ पे होता हुआ दिखा आपका। कहने का मेरे मतलब ये है, ऐसा नहीं मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप इसी में आते रहो। कहने का मतलब कि ऑप्शंस का भी इस्तेमाल अपने अनुसार, अपने देख के ज़रूर किया कीजिएगा। ओशो कृष्ण, रुचित जैन दोनों दिख रहे हैं मेरे को। रुचित सर नमस्ते, बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो धनतेरस की और फिर साथ में एडवांस दिवाली की भी। ओशो सर आपका बहुत शुक्रिया। रुचित सर आपसे कर रहा हूँ शुरू, जरा बताइए आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को आज? आप सबको, आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को सबसे पहले तो धनतेरस की काफी सारी शुभकामनाएं और दिवाली की भी एडवांस में शुभकामनाएं। अब मार्केट्स के ऊपर देखें डिम्पी जी, पिछले ये पूरे अक्टूबर सीरीज में जो मार्केट्स करेक्ट हुआ है उसका एक ही मेन रीजन रहा है FIs की सेलिंग। उन्होंने कैश सेगमेंट में एग्रेसिवली सेल तो किया ही है, साथ साथ में उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी। लेकिन कल का डेटा अगर आप देखेंगे तो FIs की तरफ से शॉर्ट्स कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग के इंडिकेशंस थे। 32 से 33% के आसपास ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 2 दिन पहले था FIs का इंडेक्स फ्यूचर्स में, और कल के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने लगभग 14,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए और जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी उनमें से 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए। एक तो मार्केट ओवरसोल्ड है, RSI ओवरसोल्ड में है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, और जब ओवरसोल्ड जोन में उनके शॉर्ट कवरिंग के डेटा ये आए हैं, सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब वो नए शॉर्ट्स नहीं बना रहे बट एग्जिस्टिंग शॉर्ट अभी एक्सपायरी के पहले कवर कर रहे हैं। और तो ये डेटा देख के क्लियर एक इंडिकेशन है कि मार्केट से एक पुलबैक मूव के लिए रेडी, और आज हम वो देख ही रहे कि बैंकिंग ने वो लीडरशिप ली है। सो हमें लग रहा है कि 24,650 जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वहां तक ये पुलबैक मूव एटलीस्ट एक्सटेंड होना चाहिए। सो नियर टर्म ट्रेडिंग के लिए हम मार्केट बॉटम हो चुका है कि नहीं वो कहना इतना जल्दी काफी डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवर FIs ने शॉर्ट बनाई थी जिसके कारण मार्केट करेक्ट हुआ था, अब वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केट्स में हम पुलबैक मूव देख रहे हैं और 24,650 के लेवल्स हम निफ्टी पे इमीडिएटली इस पुलबैक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मजबूती तो काबिले तारीफ है बाजार के इस वक्त अगर आप देखेंगे, और सपोर्ट सबसे ज़्यादा बैंकिंग क्षेत्र से आता हुआ। बैंकिंग सेक्टर को ही देख लीजिए, हर तरफ छोटे मझौले बैंक्स हो या फिर लार्ज प्लेयर्स, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिख रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी ही नहीं, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसेस भी देखेंगे वहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी हद तक बनता हुआ। तो क्लियरली धनतेरस के दिन कह सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल काफ़ी सुधरता हुआ। ओशो, गुड आफ्टरनून टू यू, हैप्पी धनतेरस। आपकी कमाई वाली क्लोजिंग ट्रेड इस घंटे बाजार को आप कैसे देख रहे हैं, और टेक्निकल कॉल्स आपकी क्या होंगी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब सबसे पहले अगर हम क्लोजिंग ट्रेड की बात करें तो दो काउंटर है जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन पे बना हुआ है। पहला इंश्योरेंस स्पेस से अगर हम देखें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से ये काउंटर लगातार अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट किया है एंड कल और आज में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू में बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे 760 764 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करें। 800 तक के लक्ष्य हमें इसमें 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगी कि 735 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है आईटी में से जेंसार टेक में अगर हम देखें अपने 200 डे एसएमए से काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है काउंटर एंड काफी अच्छे ट्रैक्शन के साथ ऊपर के लेवल्स को टच करते हुए निकल रहा है। अपने अभी इस करंट लेवल्स पे देखें 695 700 के प्रॉक्स चल रहा है काउंटर। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म पे 735 का पहला टारगेट है। अगर इसे ब्रीच करता है तो और हायर लेवल्स पे भी जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए 735 का टारगेट है एंड ट्रेडर्स के लिए 675 का स्टॉप लॉस एडवाइजेबल रहेगा। टेक्नोलॉजीज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों खरीदारी की कॉल ओशो की तरफ से उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्लोजिंग कॉल्स के दरमियान। रुचित, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल, हैप्पी धनतेरस। बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है, कौन से स्टॉक से क्या खरीदारी की ही कॉल्स होंगी आपकी तरफ से? जी, गुड आफ्टरनून मानसी, नाइस टू टॉक विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। तो विद इन दिस स्पेस एक तो बैंकिंग हमें मिस नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जैसी लीडरशिप हमने बैंक निफ्टी से आते हुए देखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट आज ही नहीं, अगर आप अक्टूबर में देखेंगे तो ये पूरे सेकेंड हाफ ऑफ जो अक्टूबर रहा है उसमें निफ्टी का प्राइस वाइज करेक्शन आया है, मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, लेकिन जो बैंकिंग इंडेक्स है उसमें मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहा है। तो करेक्टिव फेज में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले 1-2 हफ्ते से बैंकिंग बता रहा है, और आज जब अपमूव की बारी आई तो उसने लीडरशिप ली है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन दिस पीएसयू बैंक्स हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक रिसेंटली एक अच्छा सपोर्ट बेस भी यहाँ पे बनाया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अपमूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है, और पीएसयू बैंक्स रिलेटिव काफी समय तक अंडर परफॉर्मेंस हमने ये इंडेक्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखा है, तो एक अच्छे कैचअप मूव हम ये स्पेस में देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 246 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करे 267 के अराउंड के टारगेट्स के लिए, और एचएएल है मेरी दूसरी पिक जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक में अगर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर्स देखे तो यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड सेटअप्स है और रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स के आसपास है। सो जब भी जनरली ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि प्राइस सपोर्ट के ऊपर है और आरएसआई ओवरसोल्ड है, तो टेक्निकली एक बाउंस बैक या अपमूव के चांसेस वहां पे प्रोबेबिलिटीज काफी बढ़ जाती है। तो 4070 के स्टॉप लॉस के साथ एचएएल में भी एक पुल बैक मूव के लिए ट्रेड करने की सलाह रहेगी 4540 के टारगेट्स के लिए। लिमिटेड 4540 के टारगेट्स को ध्यान में रखे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के काउंटर पर भी खरीदारी की राय रुचित की तरफ से। रुचित, अभी थोड़ी देर पहले ही बैंकिंग सेक्टर की बात हम कर रहे थे, आपके टेक्निकल रिकमेंडेशन में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है। फेडरल बैंक आप ही से डिस्कस करना चाहूंगी। अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 8.5% की मजबूती आज के सत्र में ही देखने को मिली। फेडरल बैंक के चार्ट्स को एक बार पुलअप करेंगे, ब्याज से आय में करीब 15% की बढ़त थी। अब भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 8% का अपमूव। एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा और चुनिंदा ब्रोकरेजेस का रुचित ये भी मानना है कि 240 तक के टारगेट्स यहां पर नजर आ सकते हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर फेडरल बैंक आपको कैसा लगता है? स्ट्रक्चर्स तो काफी पॉजिटिव है। मिड अगस्त में ये स्टॉक ने लगभग 205-208 के आसपास हाई बनाया था, जहां से करेक्शन हुआ था। प्राइस बेस करेक्शन आया 180-185 की रेंज तक। 2 या 3 अटेम्प्ट हुए, लेकिन वो 180 का सपोर्ट तोड़ नहीं पाया। तो 180-185 की रेंज में 2-3 बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक में बना के आज जो ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहा है। सो ये स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है कि जब भी डिप्स आए हैं तो डिप्स में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना चुका है, लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है, और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज रिजल्ट्स के दम पे अगर आए हैं तो ये स्टॉक में अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। और दो टेक्निकली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 218-220 के लेवल्स एक्सपेक्ट करें, वहां फिर से रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस आएगा, बट एटलीस्ट नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से 220 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक 200 का भी स्तर अचीव कर लिया। ब्रोकरेजेस के जो लक्ष्य हैं नोमुरा के नोवामा के 230-235 के हैं। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट भी 230 रुपये से ऊपर के हैं फेडरल बैंक में, क्योंकि नतीजे इसके अच्छे आए थे और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है फेडरल बैंक के।
फेडरल बैंक की अगर हम नीचे बात करें तो आज डिक्सन टेक का शेयर अपनी वो ध्यान खींच रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि 15,900 रुपए तक ये शेयर गया था, नतीजे इसके अच्छे आए थे, लेकिन ब्रोकरेज से चूंकि बड़े टारगेट्स नहीं आए थे ऊपर के, इसके चलते शेयर में हमने काफी तेज इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। लेकिन पिछले 2 दिनों की तेजी में उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होती हुई दिख रही है। डिक्सन टेक में 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। डिक्सन टेक पर भी थोड़ी देर में व्यू लेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में बाजार में कमाई के मौके कहां पर मिल रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह। लेकिन एक बार एक व्यू ले लेते हैं पहले डिक्सन पर। ओशो, आप बताइए, डिक्सन टेक तेज रफ्तार से शेयर भाग रहा है आज, क्या इसको हाथ लगाना है या फिर अब थोड़ा रिस्की हो गया ये इतनी तेजी के बाद? ऑलरेडी काफी रोबस्ट है, हायर हाइज हायर लोज के ही पैटर्न पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एंड अभी भी अगर हम देखें पिछले 2 दिनों में जो इसका लो बना है या क्लोजिंग हुआ है वो अपने पिछले लो के पास ही का है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से हायर लेवल्स पे कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो हायर लेवल्स पे अगर हम देखें 15,450 से 15,500 तक का लक्ष्य रहेगा इस काउंटर पे। उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से हमें फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है, बट 15,500 का पहला टारगेट के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस रहेगी कि वो 14,300 के आसपास अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके रखें काउंटर पर। 1,300 का स्टॉप लॉस, 15,500 तक के टारगेट्स आपको डिक्सन टेक में मिल जाएंगे। बाजार इस वक्त डे हाई पर है। निफ्टी में जो तेजी है 100 अंकों से ज्यादा की है, 24,450 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। ऑप्शन ट्रेड करके आपके पैसे कहां पर बनेंगे ये जान लेते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ हैं। तेजस, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपको। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, और आज धनतेरस की भी शुभकामनाएं आपको। बताइए, धन कहां पर बनेगा आज ऑप्शंस में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और आपको और पूरी आपकी 18 ऑफ स्वदेश की टीम को मेरी ओर से हैप्पी धनतेरस, और सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से हैप्पी धनतेरस। आज का मेरा जो ऑप्शन का ट्रेड है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो दिग्गज है एसबीआई पे है। एसबीआई का स्टॉक हमने आज मॉर्निंग के शो में भी खरा सौदा में रिकमेंड किया था मैंने, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इन द मंथ ऑफ नवंबर एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। तो ऑप्शन के माध्यम से हम इसमें 830 का जो कॉल है वो रिकमेंड कर रहे हैं। आपको नवंबर मंथ का 830 का कॉल अक्यूमुलेट करना है 22 से 24 के बीच में। जब भी मैंने रिकमेंड किया था तभी 24 का लेवल चल रहा था, अभी थोड़ा भाग गया है, तो आपको एक डिप में खरीदारी करनी है बिटवीन 22 टू 24। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 16 का। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 32 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 40 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें अधिकतम मुनाफा होगा 12,000 का, और ये अगर स्ट्रैटेजी अगर वर्क नहीं करेगी तो अधिकतम नुकसान होगा 6,000 का। बेहतरीन तेजी आज हमने एसबीआई के शेयर में देखी है, और अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करके आज 390 रुपये 790 रुपये से, माफ कीजिएगा, ये शेयर आ गया है 825 रुपये के ऊपर। 4.5% की जबरदस्त तेजी। निफ्टी का टॉप गेनर 830 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 22 से 24 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। लक्ष्य 32 रुपये, दूसरा टारगेट 40 रुपये, स्टॉप लॉस 16 रुपये, और अधिकतम मुनाफा 12,000, अधिकतम नुकसान उसका आधा 6,000। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक है 1:2 का इस कॉल में। तेजस, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन दिवाली बस समझो आ ही गई है। दिवाली यानी प्रकाश, समृद्धि और गुड लक, और दिवाली के मौके पर 18 स्वदेश आपके लिए ये गुड लक का ट्रेडर हंट काफी मजेदार अंदाज में लेकर आया है। हमारे दिवाली स्पेशल के खास सेगमेंट व्हील ऑफ फॉर्चून में बाजार के दिग्गज मनीष चोखानी हमारे साथ हैं। तो यहां से अगली दिवाली तक कौन सा सेक्टर राज करेगा, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, शेयरों में कहां पर रौनक आएगी, और कहां पर आपके लिए पैसे बनाने के मौके होंगे, इन तमाम सवालों पर व्हील ऑफ फॉर्चून के जरिए काफी दिलचस्प अंदाज में हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने बातचीत की मनीष चोखानी से, और जाने उनके व्यूज। आइए आप भी सुनिए। चलिए, दिवाली है, और दिवाली के अंदर अगर हम फॉर्च्यून्स की बात नहीं करें, किस्मत की बात नहीं करें, तो दिवाली खत्म नहीं हो सकती है। और हमारे साथ मनीष चोखानी जी हैं, ही इज देयर विद अस, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्पिन द व्हील एंड फाइंड सम ट्रेजर। तो ट्रेजर हंट करते हैं।
तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट, नहीं तो फिर लोग मुझे बोलेंगे नहीं, आप सेटिंग घुमाइए, थी। चलिए मैं घुमाता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें चीटिंग नहीं है। जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर चौखानी साहब राइट आंसर देंगे। क्या क्या ऑप्शन है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। मैं ट्राई करूंगा कि घूम करके यहीं पर आए, मगर देखिए ये फॉर्च्यून है, कहाँ पर रुकेगा उसके बाद ही चौखानी साहब देंगे। अरे रुका 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 रुका, देखिए मैंने नहीं, I knew it was rigged. I think the multi-bagger idea is India. Be invested fully, have the right portfolio mix, have the right asset allocation, and 90% of India's wealth lies ahead of us. Just be invested. चलिए 3 बार घुमाना है, अब आप घुमाइए, नहीं तो फिर नहीं, घुमाई जोर से घुमाते हैं। और चला चला चला, और ये बार बार मल्टीबैगर में क्यों आ रहा है। वन मस्ट हैव कंपाउंड, अरे फिर चला वही आने वाला फिर चला। Which asset class? Asset class this year only, I think will be precious metals. It will outperform equities. Gold, silver, uranium, all these are going to really take off. तो घर में सोना लेके रख दो, बीवी को खुश रखिए। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी लेके रखिए शादी के लिए। और अब तीसरी बार, चलिए इस बार आप घुमाइए। This way or that way? किस से? I think I spun it too fast. ये रुका 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 रुका, देखिए वन मस्ट हैव कंपाउंड। ये तो हो गया, ये तो पूरा हिंदुस्तान, HDFC बैंक is the compounder. It's not priced properly. It will catch up and it will deliver tremendous wealth. We are not even 150th rank in banking. We have to be the third largest economy. The best bank in the country has to be up in the top 20 ranks in the world. एक फॉलोअप सवाल, हाँ जी, जिन लोगों को लग रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुका है, अरे इतना बढ़ चुका है, गिरेगा, अक्टूबर में हमने करेक्शन भी काफ़ी देखा, आपको क्या लगता है कि इस समय करेक्शंस आ सकते हैं, कुछ दिन तक मंदी हो सकती है, प्राइस एडजस्टमेंट हो सकता है, मगर कमिटमेंट लेवल हिंदुस्तान में 3-4-5 साल के लिए अच्छा रहा? आई थिंक बनाए रहिए। 15% प्रॉफिट ग्रोथ होती है कंपनियों की, वो अगर जैसे आप रोज अगर बैठ लेंगे तो आपका विनिंग लूजिंग चांसेस 50-50, उसको 1 साल तक स्ट्रेच कर लेंगे तो 75-25 हो जाता है, और वही 3 साल करें, यू कैन नॉट लूज मनी। सो जिस देश में प्रॉफिट ग्रोथ इज कमिंग 15% एवरी ईयर एंड यू आर यंग, एवरेज इन्वेस्टर 32 साल का है, आपके पास 20 साल आगे सामने दिख रहे हैं कि देश 10 गुना बढ़ने वाला है, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ने वाला है, ये मार्केट तो पीछे नहीं रहेगा। सो पेशेंस रखिए, डोंट ट्राई टू मेक ऑल द मनी इन द नेक्स्ट 3 months एंड नेक्स्ट 6 months एंड देन गो फ्रॉम ऑल टू जीरो। स्टे इन्वेस्टेड, हैव अ बैलेंस मिक्स, दैट्स ऑल आई कीप सेइंग। हम लोग सब 35 साल से मार्केट में यही किया है, बाय बीइंग इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट, यू मिस द बेस्ट मंथ, यू मिस आउट द होल थिंग। तो बस बने रहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं आपको 20 साल से ऊपर से जानता हूं, तो मैंने देखा है कि आप मार्केट साइकिल्स बड़ी अच्छी पकड़ते हैं। 2000 में अपने TMT से पहले जो अपना पर्सनल पोर्टफोलियो था वो कैश रेस करते थे, 2008 में भी आपने वैसा करा था। आप मुझे बता रहे थे कि आप इस समय इन्वेस्टेड हैं, तो क्या मैं समझ सकता हूं कि जो आपने पैटर्न्स देखे थे 2000 TMT बबल के पहले या 2008 बबल के पहले, अभी वह नहीं है? अगर होते तो आप कैश रेस कर सकते हैं। आई वुड हैव रेस कैश, वो सही बोल रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, यू नो, आदमी जैसे यू गेट ओल्डर एंड ओल्डर, it doesn't give you beginner's luck. So maybe शुरुआत में beginner's luck थी, I hope लास्ट में जाके I don't get wrong. But ऐसा you're right कि कंडीशन ऐसा है नहीं कि दुनिया डूब जाएगी और इंडिया से सब भाग जाएंगे। I think जो डेल्यूज ऑफ मनी आना बाकी है इंडिया में दुनिया से, वो एक्चुअली लाइज अहेड ऑफ अस। और मनीष चौखानी साहब जब आते हैं तो गाने की बात तो होती है। दिवाली का शो बिना कोई गाने, माय गॉड, ये कैसे हम रैप कर सकते हैं? सो क्या करना पड़ेगा? क्या आपकी चॉइस, आपका गाना, दिवाली विश और आपके शब्द। चलिए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं, गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। मैं गाते ही रहूंगा, आपका शो चलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हैप्पी थैंक यू दिवाली वेरी मच। थैंक यू।
एंटरप्राइज के नंबर्स आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे नीचे, और इसमें नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सभी फ्रंट पर, मार्जिन्स के फ्रंट पर, प्रॉफिट के फ्रंट पर, और आप नंबर्स इस समय नीचे अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है, 12.5 से करीब 16% के आसपास का मार्जिन्स है, और 228 करोड़ से सीधा 1700 प्लस करोड़ रुपए आया है। रेवेन्यू में भी आप देखेंगे तो करीब 15% तक का इजाफा दिखा, और वो करीब 22,000 करोड़ रुपए आया, जो कि पहले 19,000 करोड़ हुआ करता था। नंबर्स का रिएक्शन काफ़ी फास्ट है, शेयर 40 रुपये ऊपर भी आ गया, डेज हाई पे है। एक बार ज़रा पता कर लेते हैं इसमें क्या करना चाहिए। रुचित सर एक बार ज़रा चेक करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस, नंबर्स फाइनली काफ़ी अच्छे हैं, शेयर्स का रिएक्शन अपने आप में बताने के लिए बहुत है। आई थिंक डेफिनेटली रिएक्शन और पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इवेंट के पहले या रिजल्ट्स के पहले ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, और नंबर्स अगर अच्छे आए हैं तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में रहेगा। 2900 का पहला ऑर्डर रहेगा, जहां पे ये अपमूव में आप 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ही टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पोजीशन है तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पे कर सकते हैं। अब हम एक बार आपको जावेरी बाज़ार भी ले चलते हैं। मैं वजह आपको बता चुका हूं, क्योंकि आज धनतेरस है, वहां पे मूड और माहौल ग्राउंड चेक पता करने के लिए हमको वहीं चलना होगा। विश्व मोहन वहां पे मौजूद हैं जावेरी बाज़ार के बाज़ार में मुंबई के, और ज़रा वहाँ की हलचल पता करते हैं उनसे। विश्व मोहन, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि वहाँ पे बहुत भीड़ है और वहाँ पे सब लोग आए हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा सब लोग ख़रीदारी कर रहे हैं या सिर्फ घूमने फिरने के लिहाज से आए हैं? दूसरा, खरीदारी कर रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं? ओके बिल्कुल, हालांकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। नीचे तो और भी ज्यादा भीड़ थी, तो हमने कुछ आइसोलेटेड प्लेस जहां पे कम भीड़ थी वहां पर कोशिश की है। लेकिन इस बार की खरीदारी कैसी है? ये देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है जावेरी बाजार, आप सभी जानते ही हैं। और हमारे साथ कुमार जैन साहब है, यूटीजेड के चेयरमैन। कुमार जैन सर, सबसे पहले बताइए कि किस तरह की खरीदारी हो रही है अभी? हम लोग आज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से कॉल था, यहाँ घर से लेके यहाँ तक 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट में 9:15 बजे से कस्टमर शुरू हुए थे। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, इतना जबरदस्त काम है। आज 3 कस्टमर आ गए। कस्टमर जो वो जिनको रिसाइकल का गोल्ड लेना था वो आ गए, दूसरे जो खरीदारी करने की आज धनतेरस के बाद खरीदारी करने की वो आ गए, और तीसरे जो मिलेनियल है, आजकल नई जनरेशन है, वो बहुत बड़ी बात है कि वो आई है। पिछले साल जो भाव था गोल्ड का 60,000 रुपए था, अब भाव हो गया है 78-79,000 रुपए के आसपास बिना जीएसटी के। बिल्कुल, क्या लग रहा है उसकी वजह से कुछ डिमांड पर असर हुआ है या लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है? लोग कम 5 ग्राम ले जाते तो बोले नहीं मेरे लिए 50 ग्राम रखना। एक जबरदस्त तेजी है, लोगों के दिमाग में बैठे गया कि जिस तरह वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, उस वॉर से सोना और बढ़ेगा। और यही कारण है कि सोना 30,000 हमने देखा कोविड के टाइम पे, आज सोना 80,000 82,000 सोना पहुंच गया है। और भी आगे पहुंचने के लोगों के दिमाग में, कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 2 लाख रुपए बोल रहा है। और चांदी भी जो थी 1,05,000 हुई, चांदी 1.25 लाख के करीबन जाएगी। इस तरह सोने चांदी में तेजी लोगों के दिमाग में बिठा दिया है कि नहीं सोने चांदी में तेजी आएगी। आमतौर पर कहा कि जो हेवी बाइंग होती थी, आज कल लोग सिर्फ लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा खरीद रहे हैं। मेरे पास कस्टमर है जो हेवी बाइंग के ज्वेलरी वाले कस्टमर्स हैं, जो हेवी बाइंग ले रहे हैं, तो कोई लाइट वेट ज्वेलरी जैसा देखिए, मुंबई का मार्केट है, जावेरी बाजार है, यहाँ पर अभी भी हेवी बाइंग हो रही है, हेवी ज्वेलरी की बाइंग हो रही है, लाइट वेट की बाइंग नहीं हो रही है। कुमार जैन सर, आपका कितना अनुभव होगा ज्वेलरी मार्केट का? मेरा करीबन 30-32 साल का मेरा अनुभव है। 30-32 साल पहले गोल्ड का भाव क्या रहा होगा? गोल्ड का उस समय 5,000 का भाव था। 5,000 का भाव 30 साल पहले था, और आज वो भाव 78-79,000 रुपए के आसपास 10 ग्राम का है। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय 82,000 का आज का भाव है। जीएसटी के साथ बता रहे हैं, 3% जीएसटी भी लगता है। 83,000 का भाव है, 82-83,000। चलिए सर, अब खरीदारों को अब ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या क्या देखना चाहिए। कोई ऐसी 5 ऐसी बातें बताइए एक खरीदार के लिए, एक ज्वेलरी खरीदने आता है, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? उनको सर्वप्रथम अभी जो हॉलमार्किंग का सिस्टम चला हुआ है, वो उस कस्टमर को दुकान में आते ही सबसे पहले पूछना चाहिए हॉलमार्किंग है। हॉलमार्किंग यहाँ पे कहाँ पे है, एक बार दिखा देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये यहाँ पे HUID नंबर है जिसे आप BIS केयर ऐप से कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, कस्टमर को रेट पूछना चाहिए,
रेट कहाँ से देख के आए? तो घर से निकले तो कहाँ पे रेट देखे? रेट इंटरनेशनल मार्केट का रेट रहता है, मोबाइल पे ऐप पे रहता है रेट, एक अंदाज आ जाता है कि भाई आज का भाव क्या है। या एक्सचेंज के रेट पे या एसोसिएशन के रेट देख लिया, वहाँ पे मार्कअप कितना लेते हैं आप लोग? बिल्कुल, उसका कुछ चार्जेस नहीं है, उसके ऊपर तो कुछ भाव आपके, आप रिटेलर हैं वहाँ पे B2B प्राइसेस रहते हैं? नहीं, वही प्राइस में हम बेच देते हैं। आज जैसे बहस के अलावा क्या क्या देखिए जावेरी बाजार में जो एक चर्चा हो रही थी उसके बारे में आप देख रहे थे, विश्व मोहन बात कर रहे थे। अभी आपको बताऊं मैं, निफ्टी इन बिटवीन बहुत तेजी से ऊपर आया और अब करीब 24,450 के आसपास आ चुका है, यानी कि 24,500 का लेवल ऑलमोस्ट टच करने पर हैं। और फ्यूचर्स के लेवल में बताऊं, ऑलमोस्ट हम उसके काफ़ी करीब आ चुके हैं। नरेश जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज़रा एक आउटलुक वगैरह ले लेते हैं। नरेश सर, ज़रा आप मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं और आपका कोई पसंदीदा थीम, सेगमेंट, शेयर कुछ भी है तो ज़रा जल्दी से बताइएगा। ज़रूर। तो वैसे फार्मा और हेल्थ के मेरा पसंदीदा थीम है, और पर वो आज थीम अच्छा नहीं कर रही है, आज तो ऑलमोस्ट 1.5% गिरी हुई है। पर वैसे ये थीम आज छोड़ के काफ़ी अच्छा चल रही है। आप देखेंगे तो उसका एंट्री लेवल काफ़ी ठीक ठाक था, एक्सपोर्ट्स वगैरह अच्छा कर रहे हैं और ये काफ़ी डिफेंसिव सेक्टर है। जैसे जिस तरफ से हमने फेयर देखा है मार्केट में, जिस तरह सेलिंग देखा है, ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा कर रही थी। हालांकि आज के दिन में बैंकिंग सेक्टर काफी, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी बढ़ोतरी दिख रही है और उसमें क्या काफी सेल ऑफ हो चुका था, मे बी तो उससे थोड़ा बाउंस हुआ है, लग रहा है। डिफेंसिव पर एक नज़र होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सिप्ला के नतीजे भी आते हुए दिखे। नतीजे ठीक ठाक रहे, लेकिन आज फार्मा सेक्टर ही है जो कि सुस्त कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडेक्सेस को बिल्कुल लेकर आना चाहिए, क्योंकि बाजार जो है अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर देखिए करीब 131 अंकों की तेजी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस 1000 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी की तेजी जो है वहां पर भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला और कई सारे सेक्टर्स, कई सारे पॉकेट्स और उसमें सबसे आगे बैंकिंग प्लेयर्स जो कि बाजार को संभालते हुए। इस बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देवांग शाह भी हैं हमारे साथ। देवांग, गुड आफ्टरनून। BEL और साथ ही रिलेटेड काउंटर्स पर, इस सेगमेंट पर ही आपकी एक राय लेना चाहूँगी, क्योंकि 282 के स्तर पर 5% की तेज़ी हम देख रहे हैं। देखिए नतीजे कंपनी के अच्छे आए और उन अच्छे नतीजों के साथ हमने देखा स्टॉक में अच्छा खासा मूड, माहौल, मोमेंटम क्रिएट होता हुआ। अगर आप चार्ट्स पर देखेंगे करीब 5% की मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहा है और 364 तक के स्तर भी आने वाले दिनों में एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से? BEL की बात कर, डेफिनेटली स्टॉक्स में आज एक अपसाइड देखने मिला है, बट अराउंड 293 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो 293 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर वो भी ब्रेक करते हैं तो फर्दर हमें 320-325 तक के जोन देखने मिल सकता है। सपोर्ट की जहां तक बात करें, 272 का सपोर्ट है BEL के लिए। हुड को दूसरी तिमाही के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 27% बढ़ी है, 797 करोड़ नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा आया है। सालाना आधार पर नतीजे जो है ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आते हैं और हुडको के स्टॉक प्राइस में इसका एक इम्पैक्ट भी। कंपनी के रेवेन्यूज में 35% की बढ़ोतरी है, 2518 करोड़ पर कंपनी की आय जो है ये पोस्ट होती हुई दिखी है। मुनाफा बढ़ा है, कंपनी की आय में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, करीब 5% की तेजी। रुचित, हुडको 213 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हमने रिसेंटली ऑलरेडी देखा है, स्टॉक ओवरसोल्ड है और यहाँ से पुलबैक मूव के साइंस दिखा रहा है। 231 के आसपास तक, 230 से 235 की रेंज तक एक पुलबैक मूव ये स्टॉक में नियर टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ से 230 तक के लेवल्स भी 5% जैसे जैसे नंबर्स देख रहे हैं हम, स्टॉक प्राइस में भी एक अच्छा अपटिक नजर आ रहा है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर एक राय हमारे एक्सपर्ट से लेना चाहूंगी। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर ओशो आप अपनी राय दीजिए। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के भी अच्छे नतीजे और नतीजों के ठीक बाद हमने देखा अच्छा खासा इजाफा स्टॉक प्राइस में, मोमेंटम के साथ कामकाज, आज भी 5% की तेजी, 1235 के स्तरों पर यह ट्रेड करता हुआ। ओके, देवांग, एक बार कल्पतरू प्रोजेक्ट पर आप अपनी राय दीजिए। अनम्यूट कीजिएगा देवांग प्लीज आपको। सॉरी कल्पतरू प्रोजेक्ट की बात करें, स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन आता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से वापस अपसाइड देखने मिला है। अराउंड 1280 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। स्टॉक में 1180 का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, कल्पतरू प्रोजेक्ट में करीब 5% के आसपास की तेजी और हडको नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि 6% का उछाल है।
मुनाफे में शानदार ग्रोथ है, 1.5 गुना मुनाफा हो गया है और आय में भी अच्छी बढ़ोतरी है। 216 रुपये पर जाकर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दिवाली की चर्चा हो रही है, दिवाली के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, फेस्टिव मूड है, तो जरा ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है आपके लिए। किन शेयरों पर इस दिवाली में निवेश करने से अगली दिवाली तक अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, ये जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी लिस्ट शेयर की है। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं और शरद से जानते हैं कि कहां पर मौके बनेंगे। शरद बताइए, आप कौन से ब्रोकरेजेस की लिस्ट लेकर आए हैं और कौन से शेयर खरीदने अगली दिवाली के लिए? जी बिल्कुल, हमने जो है 3 ब्रोकिंग हाउसेस के जो है रिकमेंडेशंस लिए हैं, दिवाली पिक्स जिसे कहते हैं। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज़ पे बात करें कि कहाँ पे जो है ये ब्रोकिंग हाउस बुलिश है, और जो स्टॉक पिक्स आए हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। इंडियन होटल्स यहाँ पे 800 का लक्ष्य दिया है। वही फार्मा स्पेस से लुपिन, जहाँ पे ऑफकोर्स नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं Q1 Q2 में, यहाँ पे भी देखें तो 600 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर बैंकिंग स्पेस से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इनकी पिक है। हाल ही में इनके रिजल्ट्स भी आए थे जहाँ पे 800 रुपये का लक्ष्य दिया है। और जो ग्रेविटा इंडिया है, रियल एस्टेट जो है आपकी, आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग वाली कंपनी है, उसमें 3000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं 38% का रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीने में देखने मिल सकता है। दूसरा जो आप ब्रोकिंग हाउस रहेगा वो फोकस में रहेगा कोटक सिक्योरिटीज़ का। यहाँ पे इनकी पिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लार्ज कैप स्पेस से एक्सिस बैंक आता है, लक्ष्य 1500 रुपये का है। जोमेटो न्यू एज टेक कंपनी 315 रुपये का लक्ष्य है। और वही बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस जो हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, यहाँ पे लगभग 550 रुपये का टारगेट दिया है। इन सारी कंपनीज़ जो अभी तक आए हैं दोनों ब्रोकिंग हाउसेस से, सबके जो रेंज है एवरेज रेंज 20 से लेकर 30% का अगले दिवाली तक का रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस है। अब बात करते हैं निर्मल बंग के पिक्स के, तो यहाँ पे जो है उनके जो बुलिश नज़रिया वाले स्टॉक्स है उनमें LTTS आता है, लक्ष्य लगभग 6200 रुपये का है। और REC की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन के बाद जो है लक्ष्य 776 रुपीज़ का आ रहा है, यानी कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है। इसके अलावा केमिकल स्पेस से स्मॉल कैप कंपनी है आर्कियन केमिकल्स, यहाँ पे लक्ष्य 823 रुपये का है। और वही इसके अलावा बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल्स एक और केमिकल कंपनी है, यहाँ पे 483 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो ये ब्रोकिंग हाउस जो है केमिकल नेम्स भी पिकआउट किए जहाँ पे 20 से लेके 28% तक का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है। तो ये 3 अहम ब्रोकरेजेस हैं और इनके दिवाली के पिक्स है। शुक्रिया शरद, और उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी कुछ और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स लेकर आएंगे जहां पर उनको दिवाली से दिवाली तक अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं। लेकिन निर्मल बंग के लिस्ट में था REC का शेयर और बड़े टारगेट्स वो देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि REC और PFC दोनों दम लगा के चल रहे हैं और इस वक्त डे हाई पर दोनों के दोनों शेयर कारोबार कर रहे हैं। वायदा के टॉप गेनर्स में भी ये शेयर शामिल हैं। REC PFC एक बार जरा रुचि जी आप चेक कीजिए, ट्रेड के लिहाज से आप कितने ऊपर के टारगेट्स देख रहे हैं दोनों शेयरों में? सेटअप से एक पुलबैक मूव स्टॉक में आ रहा है। REC में हमें लग रहा है कि 570 580 तक का पुलबैक मूव आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे तो पॉसिबल है। और सिमिलरली PFC में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में RSI ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दिया है और यहाँ पे भी 490 से 500 तक के रेंज एक्सपेक्टेड है। सो हाल फिलहाल बॉटमिंग के साइंस नहीं है, बट एक पुलबैक मूव जरूर है और 490 500 के आसपास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अप मूव स्टॉक में भी आ सकता है। ठीक है, PFC को लेकर ये व्यू। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि आपको BTST या फिर STBT करके कहां पर कमाई के मौके बनेंगे अगले ट्रेडिंग सत्र के लिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि बाजार में आज एक सेक्टर जो डिसरप्टर है वो है ऑटो पैक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडेक्स करीब 2-2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। ऑटो शेयरों का मूड क्यों खराब है, क्या रीजन है, कितने गिरे हैं ऑटो शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से, ये भी आपके सामने लेकर आएंगे और ट्रेड भी समझने की कोशिश करेंगे। आपके जाएगा नहीं। आज की तेज़ी तो खैर देखते ही बन रही है। कल मार्केट ने जो लेवल छोड़े थे आज फटाफट उन लेवल्स को पूरा कर लिया। कल 51,500 छूट गया था, 51,500 छोड़िए, 51,800 छोड़िए, 52,000 छोड़िए, 52,200 छोड़िए, तो आज मार्केट ने एक साथ सारा कवर कर दिया। ये जो 1000 पॉइंट है इसमें 4 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को मार्केट ने एक झटके में पार किया। आते हैं निफ्टी पे, 131 पॉइंट है। मार्केट ने कल लेवल्स छोड़ दिए थे बैंक निफ्टी के 24,500 के इर्द गिर्द पहुंचने के।
आज 24,500 के बिल्कुल निकट आके क्लोजिंग करने की तैयारी कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, इसके ऊपर आके भी क्लोज कर दे तो कोई हैरानी नहीं है। आज मार्केट में बड़े शेयरों का योगदान 100% ऐसा नहीं है। अगर आप रिलायंस को देखेंगे मात्र 5 रुपये ऊपर है, HDFC को देखेंगे मात्र 15 रुपये ऊपर है, TCS इन्फोसिस में भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है पैसों के टर्म्स में, लेवल्स के टर्म्स में। हाँ, ये है कि सबका साथ सबका विकास जैसा ज़रूर है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। सारे शेयर्स एक बार ज़रा दिखाना चाहो तो दिखा भी दो। लेकिन आज अच्छी चीज़ क्या है, आज इसलिए अच्छी बढ़त दिख रही है या फिर रेजिस्टेंसेस पार हो पाए, उसकी बड़ी वजह है एडवांस डिक्लाइन की रेशो में छुपा हुआ। अगर आप F&O वाली शीट भी लेके आएंगे तो आपको दिख जाएगा, BSE NSE वाले भी लेके आएंगे तब भी दिख जाएगा। दूसरा राज इसका छुपा है इंडिया विक्स के अंदर भी। अब वहाँ पर भी देखें, देखिए अब 111 शेयर ऑलमोस्ट डबल होके चल रहे हैं, 1500 शेयर, 2300 शेयर, यानी कि हर लिहाज से आज पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा। एक और चीज़ जैसे मैंने कहा था इंडिया विक्स है, ज़रा वो भी स्क्रीन पे दिखा दो। इंडिया विक्स में इस समय 1 से 1.5% तक की बढ़त है, लेकिन ये बढ़त के बावजूद भी 15 के लेवल को पार नहीं कर रहा। आज का हाई जो इंडिया विक्स का बना है वो आज का हाई है 15.03, वो एक झटके में आया लेकिन उसके बाद फिर नहीं आ पाया। तो मार्केट ने 15 के नीचे के विक्स को एंजॉय करना भी सीखा है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब बताने पे आऊँगा तो डाटा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए कुछ BTST के ट्रेड ढूंढ के मैं ख़त्म करने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं BTST के अंदर पहले मैं कुछ लॉन्ग पोजीशंस के शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, फिर उसके बाद हम सृष्टि को भी जोड़ेंगे ताकि मांग के चलते जो ऑटो शेयर में गिरावट आ रही है इसके पीछे की वजह क्या है। एक शेयर ज़रा मेरे को पता कराना, वो है BEL। इसको BTST करना है सर, एक बार ज़रा चेक करोगे आप? रुचित आप ही चेक करेंगे प्लीज़, BEL। जी डिम्पी, बिल्कुल BTST करके जा सकते हैं। डिफेंस स्पेस में आई थिंक एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट HL और BL दोनों में आज देखी गई है। BL में रिसेंटली जो नंबर्स आए थे 2 दिन पहले, वो नंबर्स के बाद में रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जो वॉल्यूम्स है वो ग्रेजुअली फिर से बढ़ रहे हैं। सो 293 294 तक के BTST के पर्सपेक्टिव से टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा अगर मीडियम टर्म टारगेट्स है तो 300 से 305 के रेंज भी स्टॉक में आ सकते हैं। तो खैर ये आपके सामने हमने कुछ एक ट्रेड रखे। मांग में कमी के चलते ऑटो शेयरों में गिरावट दिख रही है, यहाँ तक कि दिवाली में भी गाड़ियों की बिक्री कम है। ऑटो शेयर में जो गिरावट आई है इस पे पूरी डिटेल एक बार पता कर लेते हैं सृष्टि शर्मा से। सृष्टि बताएं आप प्लीज़। जी बिल्कुल, ऑटो शेयर्स के नतीजों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ खास नतीजे इस बार नहीं आए हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर ज़रूर था, मांग में कुछ बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली थी और ये सभी फैक्टर्स नतीजों पे रहे। अब कमेंट्री की बात करें तो वहाँ पे अब देखिए थोड़ी सी मिक्स कमेंट्री ज़रूर आ रही है। हालांकि अगर हम देखें तो घरेलू बाजार में अगर 2 व्हीलर्स की बात करें तो वहाँ पे भी मिक्स कमेंट्री है, क्योंकि बजाज ऑटो जहाँ पे नंबर्स जो हैं लगभग 2 हफ्ते पहले आए थे, उनका कहना था कि फेस्टिव सीजन सेल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। वहीं TVS मोटर्स ने ज़रूर बोला कि हाँ थोड़ी बहुत सिंगल डिजिट अच्छी ग्रोथ की वो उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं, पर अभी कुछ समय पहले जब मारुति सुजुकी के नंबर्स आए तो उन्होंने थोड़ा सा मूड ज़रूर बदल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर श्राद्ध के ख़त्म होने यानी नवरात्रों के शुरू होने और साथ ही दिवाली के अभी तक के अगर नंबर्स देखें तो साल दर साल 14% की ग्रोथ देखने को मिली है फेस्टिव सीजन सेल्स में। और इसीलिए देखिए खराब नतीजों के बाद मारुति सुजुकी का जो शेयर है वो निचले स्तरों से अच्छी तरीके से रिकवर किया है। यही नहीं, एक दूसरा कंसर्न ये भी था कि इन्वेंट्री लेवल्स बहुत ज़्यादा थे। कंपनी का ये कहना है कि जिस तरीके से रिटेल सेल्स में बढ़त देखने को मिल रही है, अब इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं एकाएक करके नीचे ज़रूर आए हैं। साथ ही साथ डिस्काउंट्स पे भी कंपनी की पॉजिटिव कमेंट्री रही, जहाँ पे उनका कहना था कि डिस्काउंट्स अभी तक जितने दे दिए वो तो देने ही थे, क्योंकि इन्वेंट्री के कंसर्न्स थे। त्यौहार में जो कस्टमर्स हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि डिस्काउंट्स मिले, पर आगे चल के इससे ज़्यादा डिस्काउंट्स शायद मारुति सुजुकी ना दे, तो कहीं ना कहीं ये मार्जिन्स के लिए उनके एक बेहतर और पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड था, कमोडिटी कॉस्ट था, ज़्यादा डिस्काउंट्स थे, इसके चलते मारुति सुजुकी के जो मार्जिन्स थे वो 12% से भी गिरते हुए नज़र ज़रूर आए। पर साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि फेस्टिव सीजन के बाद कितनी रिकवरी होगी वो एक अहम चीज़ होगी देखने वाली। पर अभी तक की बात करें तो एक मिक्स कमेंट्री ज़रूर आ रही है, पर हमारे चैनल चेक्स यही बता रहे हैं कि 2 व्हीलर्स में थोड़ा मोमेंटम ज़रूर है सेल्स में, पर पैसेंजर व्हीकल में मारुति सुजुकी कमेंट्री ने थोड़ा सा मूड ज़रूर बदला है।
ठीक है, तो ये आपके लिए मारुति और मारुति के साथ में मैनेजमेंट का नंबर और ऑटो सेल्स के नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने सृष्टि लेके आती हुई दिख रही है। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ और एक दो ट्रेड जरा और पता कर लेते हैं। ओशो शायद हमारी बात नहीं हो पाएगी। ओशो हैं हमारे साथ स्क्रीन पे, दिवांग शाह हैं। ठीक है दिवांग एक बार जरा आप SBI कार्ड्स चेक करेंगे। SBI कार्ड्स के नंबर आ गए हैं स्क्रीन पर, नंबर्स प्राइमा फेसी काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और इस बार के जो नंबर्स आए हैं वैसे बाय द वे उसके अंदर मेरे को पता नहीं कि सेल्स का कितना हिस्सा जुड़ा हुआ आएगा, फेस्टिवल सेल्स का, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि नंबर्स ठीक है। आने वाले क्वार्टर्स में जो छोटा मोटा रहेगा वो क्लब होके आ जाएगा। एक बार जरा आपका नंबर्स अच्छे हैं, आप जरा टेक्निकली चेक कर दो इसको। सो एसबीआई कार्ड की बात करें, डेली चार्ट स्टॉक्स में प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक ने वही सपोर्ट वापस लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। तो अराउंड 710 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 660 का यहाँ एक सपोर्ट रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस रखना है ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा। 710 715 तक के जोन देखने मिल सकते हैं एसबीआई कार्ड में नजर आ सकते हैं। नतीजे हैं और नतीजे यहाँ पर हम देख रहे हैं मुनाफे में तो कटौती नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक जो है रिएक्ट करता हुआ कंपनी की आय में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। लेकिन अभी जो ऑटो सेक्टर पर हमने रिसर्च बताई रुचित, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि 2023 में पैसेंजर व्हीकल शोरूम में जिस तरह की धूम दिख रही थी, 2024 में सिनेरियो वैसा तो नहीं नजर आ रहा। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल शोरूम्स में ग्राहकों को एनकरेज करने के लिए काफ़ी हद तक कई सारे स्कीम्स की यहाँ पर तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। सृष्टि भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कमजोर डिमांड है, डिमांड एक बार के लिए चलिए ठीक ठाक होती हुई दिखेगी भी, लेकिन महंगे वैल्यूएशन ये एक बड़ा रिस्क है किसी भी पॉकेट के लिए। ऑटो सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी? तो पिछले वर्ष अगर अक्टूबर महीने से ये वर्ष अक्टूबर महीने देखें तो ऑटो स्पेस में वन साइडेड रैली आई थी इस अक्टूबर महीने के पहले, और नो कोई भी करेक्शन वो फेज में नहीं थे। आप हैवी वेट्स भी देखेंगे, बजाज ऑटो जैसा स्टॉक जो पिछले साल 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 12,500 के आसपास का हाई बिना कोई करेक्शन में दिखाया था। सो आई थिंक यही एक करेक्शन की जरूरत थी। और इस साल जो अभी न्यूज फ्लोज रिसेंटली आए हैं कि नो डिमांड थोड़ी इस बार कम हुई, आई थिंक एक ट्रिगर बना है ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के लिए। सो मैं लग रहा है कि एक नियर टर्म का अंडर परफॉर्मेंस ये स्पेस में रह सकता है जब तक ये थोड़ा टाइम वाइज करेक्टिव फेज कंप्लीट नहीं कर सकता। और इसीलिए आपको अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे तो ऑटो स्पेस में आपको आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है इस तेजी के बाद, और वही कंसोलिडेशन फेज रहेगा। आई थिंक रादर देन दिस, अगर ऑटो एंसिलरी जैसे कुछ टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स अगर देखे कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल बनता नजर आ रहा है कि नो करेक्टिव फेज ऑलरेडी ये स्टॉक में हुआ है और प्राइस वॉल्यूम एक्शन अभी सपोर्टिव है कि जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेटर है। सो आई थिंक जो फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज है उनमें मैं थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। रादर ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि जहां पे थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगा। बीइंग ये करेक्शन नज़र आ रहा है, हालांकि ऑटो के मुकाबले ऑटो एंसिलरीज पर यानी कि टायर स्टॉक्स पर एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए। इस बीच रियल एस्टेट स्पेस में दिवांग DLF स्टॉक प्राइस जूम आउट होता हुआ दिखा था कल, और इनफैक्ट कारण भी था अच्छे खासे नतीजे, काफ़ी दमदार सेट ऑफ नंबर्स, मुनाफे में 121% की बढ़ोतरी, मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री, 26,000 करोड़ के सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तैयारी गुरुग्राम में होती हुई। DLF 831 के स्तरों पर आज भी मोमेंटम कायम है। आपकी राय? स्टॉक्स में करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। पॉसिबल स्टॉक अराउंड 850 855 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। नाउ 815 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फेस कर DLF, तो यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए DLF के अंदर में खरीदारी की स्ट्रैटेजी बनती हुई DLF में। इस वक्त बाजार को एक बार फिर से वॉच आउट करना चाहिए क्योंकि बस चंद मिनट बचे हैं क्लोजिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर्स अगर देखेंगे बाजार की इस मजबूती में, चौतरफा खरीदारी तो है ही। चलिए त्योहारी सीजन की शुरुआत अच्छी खासी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, बैंकिंग प्लेयर्स ही हैं पहले 3 तगड़े खिलाड़ी जो कि बाजार की इस तेजी में सबसे पहले सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ LNT कंपनी के नतीजे आने वाले, नतीजों से ठीक पहले हम दिख रहे हैं स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन। एक्सिस बैंक में भी मजबूती के साथ कामकाज। इसके विपरीत इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, मारुति, टाटा मोटर्स, M&M जैसे काउंटर्स जहां पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। सारे के सारे स्टॉक्स जहां हम देख रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी को भी एक बार वॉच आउट करते हैं, वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बिगर प्लेयर्स के साथ साथ
छोटे मझौले शेयर्स भी हैं। आज तो मिड कैप में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक आज सुबह भी अच्छी खासी मजबूती दिख रहा था। रुचित, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे करीब 5% की तेजी के साथ ये ट्रेड करता हुआ। एक क्विक कॉल आपकी। बैक मूव की पॉसिबिलिटी है जो हम आज देख रहे हैं। मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड थे स्टॉक में रीसेंट करेक्शन के बाद में, और 480 से 500 ये 480 और फिर 500 ये दो लेवल्स है जो हमें लग रहा है कि इस पुल बैक मूव में आप शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये व्यू हो गया, लेकिन बाजार की नज़र कल एल&टी के नतीजों पर रहेगी। हालांकि हाल फिलहाल अगर हम एल&टी की चाल देखेंगे तो कमज़ोर रही है। एक दो दिन से बाजार की तेज़ी में थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है शेयर। ये अनुमान क्या है फटाफट जानते हैं। हमारी सहयोगी रिया जुड़ गई हैं। रिया, बहुत कम समय आपके पास है, बताइए किस तरह के नंबर्स आएंगे कल? जी, तो एल&टी के नंबर्स कल एक्सपेक्टेड हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें। एबिडा की बात करें तो 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिडा मार्जिन्स का अगर देखें तो उसमें 10.66% की एक्सपेक्टेशन है वर्सेस जो पिछले क्वार्टर में 11% पर आए थे। नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम नज़र रखने वाले हैं। सबसे पहले जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो थोड़े से म्यूटेड होने वाले हैं इस क्वार्टर में, क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था उसके अंदर एक बहुत लार्ज बेस था, और इस बार जो डोमेस्टिक ऑर्डरिंग है उसके अंदर में मोमेंटम थोड़ा सा म्यूटेड रहा है, क्योंकि जो इम्पेंडिंग स्टेट इलेक्शंस थे उसके कारण बहुत म्यूटेड ऑर्डरिंग नज़र आई थी। आगे जाके जो एग्जीक्यूशन में पिकअप है लेबर शॉर्टेजेस के बाद में, उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। और एबिडा मार्जिन के अंदर में थोड़ी सी कंटिन्यूड वीकनेस होने वाली है, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं और कॉस्ट ओवररन्स है उसकी वजह से एबिडा मार्जिन में वीकनेस आने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है कल के एल&टी के रिजल्ट के लिए। रिया, बहुत शुक्रिया आपका ये अनुमान बताने के लिए। रुचित, आपसे गुजारिश करेंगे कोई स्टॉप लॉस आप बता दीजिए, कहाँ पर नज़र रखें अगर डिस्टर्बेंस आती है नतीजों में तो लोग थोड़े सुरक्षित रहें। रिसेंटली तो प्राइस वाइज भी हमने एक हायर लेवल से करेक्शन देखा है, और स्टॉक में 3280 से 3300 एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से 3250 एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए व्यू नेगेट करने के लिए पुल बैक मूव का। सो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि 3250 के नीचे के स्टॉप लॉस रहने चाहिए। ठीक है, तो मार्केट की हम तरफ ऑलमोस्ट हम बढ़ रहे हैं, और अगर आप देखें तो एल&टी भी ऑलमोस्ट ठीक ही बंद हो रहा है। तो आज मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ों की जीत हुई है। आज लेवल्स के हिसाब से बहुत अच्छी क्लोजिंग है, ट्रस्ट में बहुत अच्छी क्लोजिंग है। मैं इतनी क्लोजिंग का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज ऐसे हो जाएगी, लेकिन आज मार्केट ने फिर से धत्ता बताते हुए सारी चीज़ों को आज धो के रख दिया। और मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी रही। बैंक निफ्टी की तो खैर ताबड़तोड़ क्लोजिंग, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। एक ही दिन के अंदर मैंने सारे रेजिस्टेंसेस को पार कर दिया। निफ्टी के अंदर भी अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। आज की क्लोजिंग के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं 24,462, ऑलमोस्ट हम 500 के करीब हैं। कल छोटा सा गैप मिल गया, 500 भी दिखाओगे तो इसके बाद कवरिंग भी कराओगे, और ये कवरिंग 24,800 तक भी लेके जा सकती है। तो 24,800 आते ही आपका कंफर्ट फील और हो जाएगा। एडवांस डिक्लाइन भी आज अच्छा है। दूसरा, अगर आप स्क्रीन पे शेयर्स वगैरह देख पा रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छी बढ़त आपको दिखी। आज जिस शेयरों का दिन अच्छा था उसमें फेडरल बैंक था, उसमें मनापुरम फाइनेंस, SBI, पावर फाइनेंस, ये कुछ शेयर्स थे जिनके लिए आज काफ़ी बेहतर दिन रहा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी दिन आज काफ़ी ठीक था। भारत इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी दिन भी आज काफ़ी ठीक रहा। इसके अलावा SBI कार्ड्स के नंबर आए, वो भी आज 3% ऊपर। RBL बैंक, चंबल कंटेनर कॉरपोरेशन, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज बढ़िया बंद हुए हैं। इसके अलावा जिन शेयर्स के अंदर आज नुकसान आया उसमें मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स, और साथ ही साथ आपको जो नुकसान दिख रहा होगा वो आज टोरेंट फार्मा में भी दिखा। इस सब में नुकसान 3 से 4% के आसपास का है। कुल मिला के मार्केट की आज की क्लोजिंग नंबर्स के लिहाज से, कन्विक्शन के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, बहुत सारी चीज़ों की रिपेयरिंग के लिहाज से, और मैं बोलूँगा फेस्टिवल सीजन में मूड ख़राब ना हो उस मद्देनज़र भी आज की क्लोजिंग काफ़ी शानदार रही है। और आज की क्लोजिंग के लिए काफ़ी हद तक क्रेडिट मैं ओवरऑल समग्रता में सभी शेयर्स को दे सकता हूँ। आज सिर्फ मैं स्क्रीन से देख के ये नहीं कह सकता कि इस सेगमेंट या इस शेयर की वजह से ऐसा हुआ है। खाली क्रेडिट बैंकिंग को देना भी ठीक नहीं है। बैंक के अलावा भी दूसरे शेयर्स थे जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा दम दिखाया, लेकिन हाँ, क्वांटम बैंकिंग का हमेशा की तरह आज भी ज़्यादा ही था। बहुत शुक्रिया आज आपका रुचित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिवांग, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।
तो आज आपने हमारे कार्यक्रम में काफ़ी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को और मानसी को इजाज़त दे सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। कल की तैयारी, अगला कार्यक्रम है, उसको आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार, हैप्पी धनतेरस अगेन।